दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, मैं दिल्ली से बाहर सफर कर रहा हूं और रास्ते में मुझे पता चला कि भारत की संसद में कुछ चमत्कारिक कदम उठा रही है सरकार। मैं अचानक रुक करके और सुनने लगा लोगों की बातें। जहां एक टेलीविजन भी चल रहा था, पता चला कि संसद में ऐसे कानून लाने की और पास कराने की कोशिश की जा रही है जिससे कि सरकार जब चाहेगी तब किसी भी चीफ मिनिस्टर को, किसी भी मंत्री को 30 दिन जेल रहने के नाम पर को पद छोड़ना पड़ेगा। किया गया है। अब जिसकी सरकार है उसका प्रधानमंत्री कभी जेल जाता है, कभी उस पर कोई केस होती है। अपने देश में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, यूरोप में होता होगा। तो बात ये समझ में नहीं आई कि ये मामला संविधान संशोधन के बगैर नहीं संभव हो सकता। संविधान संशोधन में भी थर्ड मेजॉरिटी चाहिए, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का कानून है आपको इसमें 75, 164, 239 ये सभी आर्टिकल्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और ये जो 3 कानून है उसमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, उसमें भी आप चेंज करेंगे कि वहां के मुख्यमंत्री को जब चाहे तब केंद्र सरकार हटा दे। ये 30 दिन का जो मसला है, जेल में रहने पर किसी भी मुख्यमंत्री को पद स्वतः छोड़ने का, कानून के हिसाब से उसको छोड़ना पड़ेगा। ये निश्चय ही, जैसा कि सभी लोग मान रहे हैं, सत्ता पक्ष के अलावा जितने लोग इस देश में हैं, मैं तो सड़क पर था, सड़क की बात सुनकर लोगों की कह रहा हूं, वहां लोग कह रहे थे प्रबंध अच्छा कर लिया है सरकार ने। हालांकि प्रबंध अभी नहीं किया है, अभी बाकी है, लेकिन प्रबंध करने की दिशा में है सरकार की। विपक्ष का कोई भी मुख्यमंत्री होगा जो अच्छा काम कर रहा होगा, सरकार से के आगे सरेंडर नहीं करेगा, उसको किसी न किसी तरह से जेल जाने के बाद कुर्सी से बाहर कर दिया जाएगा। तो हम इसी तीनों कानूनों के बारे में, इनके इम्प्लीकेशंस के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है देश के जाने माने पत्रकार, लेखक आशुतोष। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आशुतोष जी, आप कैसे देख रहे हैं इन तीनों कानूनों की जो पहल की है सरकार ने इस मौके पर? देखिए, अक्सर मैं ओवैसी की बातों से सहमत नहीं होता, लेकिन आज मैं ओवैसी की इस बात को लेकर काफी सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि दरअसल पूरे हिंदुस्तान को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये इस तरीके का कानून जो है, किसी के खिलाफ भी एक ऐसे वक्त में, जबकि आप देख रहे हैं कि किसी के खिलाफ भी झूठा केस कर दीजिए और उसको पुलिस या ईडी जाके उठा के लेके आएगी, 30 दिन तक उसको बेल नहीं मिलेगी और उसके बाद उस आदमी को आप पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे देना पड़ेगा। वैसे अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे भाई कोई आदमी गिरफ्तार हो रहा है तो उसको तो इस्तीफा देना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात, इस्तीफा देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का प्रश्न है। लेकिन जब आप ऐसी चीजों को कानून का जामा पहना देते हैं, यानी अगर कोई आदमी के खिलाफ जिससे आपकी नहीं पट रही है या जो आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, उसके खिलाफ कोई भी फर्जी केस करिए, उसके बाद 30 दिन तक उसको उठा के जेल में बंद कर दीजिए, फिर उसको बर्खास्त कर दीजिए। सीधी सी बात है। ये जितना सिंपल दिखाई पड़ रहा उतना सिंपल है नहीं। और खासतौर पर ऐसे मौके में, जबकि आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर, ऐसा भारत के इतिहास में शायद ही कभी हुआ, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं। आपका अनुभव मुझसे ज्यादा होगा तो आपके पास शायद ज्यादा जानकारी होगी कि क्या चुनाव के 6 महीने के अंदर 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। दोनों ही वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से सहमत नहीं थे, और दोनों को कम से कम 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, और मैंने बार बार इस बात को कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता, क्योंकि वो इनकैपेसिटेट हो जाता है। और वैसे भी यह कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के खिलाफ है कि अगर आप गिरफ्तार किया जाए, आप ये कहें मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। सिद्धांतता वो बिल्कुल सही बात है,
लेकिन जिस तरीके से केंद्र की सरकार पिछले 11 सालों में काम कर रही है, उसमें किसी की भी सरकार को डिस्टेबलाइज करने का इससे बढ़िया मौका मिलेगा ही नहीं। अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है तो देखिए बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। अदालत ने किसी को कन्विक्ट कर दिया और उसके बाद तो जाहिर सी बात है, उसको तो कानून ऑलरेडी है, अगर कोई अदालत से कन्विक्ट हो जाए, 2 साल से ज्यादा की सजा हो, तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली चली जाती है। और कन्विक्टेड अगर आप हैं तो आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। लेकिन ये जो कानून है, इस कानून के पीछे की जो मंशा है वो मुझे बहुत ही खतरनाक दिखाई पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरे हिंदुस्तान को पुलिस स्टेट बनाने की एक तैयारी कर ली गई है। और इसमें न केवल विपक्ष के लोग, बल्कि सत्ता पक्ष में भी अगर कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो कहीं सरकार से, जिसकी केंद्र सरकार से नहीं पटती है, तो उसको भी काबू में रखने का एक तरीका होगा। और जो सहयोगी दल है, क्योंकि आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, और चंद्रबाबू नायडू बड़े नेता, उनके खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू का उनके प्रति समर्थन बना रहे, उसको भी इंश्योर इस कानून के तहत किया जा सकता है कि बस एक फोन जाना है कि भैया अगर आप को अगर हमारा समर्थन दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कल से आपके खिलाफ केस आएगा, आप गिरफ्तार हो जाएंगे और 30 दिन के अंदर आपकी मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ जाएगा। उसके बाद उनकी पार्टी को आप तोड़ दीजिए। ये जो पूरी प्रक्रिया है, मुझे लगता है ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, और जिस मंशा से लाया गया है वो भी मुझे लगता है कि उचित मंशा नहीं है और ये गलत मंशा है। और क्या आपको लगता है कि ये मौका, क्या आपको ये लगता है कि ये जो मौका तलाशा है सरकार ने, एक तरफ देश में एसआईआर के खिलाफ, खासकर बिहार में और पूरे देश में भी एसआईआर के खिलाफ एक हलचल है, लोगों को, फिर मैं कहूंगा कि बीजेपी, आरएसएस और उसके कुछ एक सहयोगियों के अलावा, बल्कि सहयोगियों के अंदर भी मतभेद है, लेकिन आरएसएस बीजेपी के अलावा इस देश में सारे लोग कह रहे हैं कि एसआईआर वेरी डेंजरस, और इस एसआईआर के बल पर आप चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र नहीं करा सकते, खासकर बिहार में जिस तरह की सूची बनी है। तो क्या आपको लगता है कि एसआईआर के समय इस बिल को लाना, जब पूरा देश आंदोलित एक तरह से है और ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर हैं, उन पर बहुत नाराजगी देश जाहिर कर रहा है, संपूर्ण विपक्ष एकजुट है, तो क्या इस मौके को तलाशा गया है सोच समझकर? देखिए, ये जो एसआईआर का मसला है वो तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, लेकिन इसके साथ एक और चीज की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं। हम लोग के सबसे वरिष्ठ हैं श्रवण गर्ग जी, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि कल ही विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया और उसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि भाई टीडीपी का समर्थन मिलेगा, नहीं समर्थन मिलेगा, तेलुगु अस्मिता का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। और उसी देर शाम को अचानक स्पीकर महोदय को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई ये 3 बिल हमें लाना है, और अगले दिन वो आ भी जाता है। तो ये जो गति है और जो टाइमिंग है, क्या इसका भी उससे कोई लेना देना है इस बिल का? जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, क्या ये इंश्योर करने की कोशिश है, क्या ये चंद्रबाबू नायडू को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भाई तेलुगु के नाम पे आप भटकिएगा मत, नहीं तो ये देख लीजिए एक नया कानून बनाने जा रहे हैं इस तरीके? क्या ये भी कोई एक हो सकता है? क्या ये जब बात श्रवण जी ने कही तो मुझे लगा कि नहीं, इस बात पे तो काफी दम हो सकता है। तो ये सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाने की कोशिश ना होकर, बल्कि मुझे लगता है जो बैसाखियां है वो बैसाखियां हमेशा की तरह उनके साथ टंगी रहे और समर्थन देती रहे, उसको भी इंश्योर करने का। जहां तक एसआईआर का प्रश्न, मैं आपको बता दूं कि आरएसएस के भी बहुत सारे लोग एसआईआर की इस प्रक्रिया से बहुत नाराज है, लेकिन चूंकि वो खुलकर बोल नहीं सकते इसलिए वो बोलते नहीं है। खासतौर पर जिस तरीके से आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला चुनाव आयोग ने किया था, उसको जिस तरीके से बीजेपी डिफेंड कर रही थी, वो आरएसएस के कई लोगों ने मुझे कहा ये तो बहुत ही गलत बात हो रही है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन लोगों को ये भी लगता है कि इससे बीजेपी को बिहार के अंदर नुकसान होगा। तो ये जो पूरा जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब हर चीज बुलडोज करेंगे, हम एसआईआर को बुलडोज करेंगे, हम वोटर लिस्ट के बाद को भी हम मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा तो भी हम उसको बुलडोज करेंगे, विपक्ष से किसी बात को हम नहीं मानेंगे, और अगर विपक्ष कोई सवाल खड़ा करने की कोशिश करेगा तो उसको हम डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए, जैसे ही बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आया तो उसको कैसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जैसे 2011 में तो उन्होंने जो फैसला दिया था सलवा जुडम पर, वो तो नक्सलवाद के समर्थन है। तो अब ये जो पूरी लड़ाई है वो राष्ट्रवाद बना नक्सलवाद के बीच की लड़ाई। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के जज के हैसियत से उन्होंने फैसला दिया है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के पक्ष में फैसला दिया है
और उन्होंने जो पॉइंट ऑफ लॉ था उसमें यह कहने की कोशिश की गई थी कि भाई किसी भी आम नागरिक को आप हथियार दे देंगे नक्सलिज्म से लड़ाई लड़ने के चक्कर में, तो क्या ये उचित है? क्या आप किसी भी नागरिक को स्टेट जो है वो इस तरीके से हथियार सप्लाई कर देगी नक्सल? तो इसका क्या मतलब है? लेकिन उनको नक्सलवादी या अर्बन, ये नहीं कहा जा रहा कि अर्बन नक्सल है, लेकिन दरअसल इशारा उसी ओर है। तो जो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देने की कोशिश करेगा या उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष का आएगा, उसको आप डिस्क्रेडिट करो, किसी भी तरीके से डिस्क्रेडिट करो। और उसमें चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हो, चाहे सिटिंग जज हो, इसका कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा। आई थिंक आशुतोष आपकी बात में दम है, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी का नाम जब से डिक्लेयर हुआ है मेरे दिमाग में ये बात पहले से तैर रही थी कि ये कहीं चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव स्टोरीज अंग्रेजी के कुछ अखबारों में छपी हुई थी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में एक दबाव बनेगा कि वो नायडू साहब सुदर्शन रेड्डी जैसे एक डिप्यूटेड जज उनके पक्ष में उतरे, नहीं तो ये तो तेलुगु अस्मिता का मामला बन जाएगा कि आप अवहेलना कर रहे हैं। तो ये बात जो आप कह रहे हैं और श्रवण जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें भी भारी दम है कि एक तरफ विपक्ष को हड़काओ, दूसरी तरफ अगर संभावना या आशंका भी बन रही हो आपके किसी लाइन में कि वो आपका साथ छोड़कर एक किसी मौके पर अगर अलग होता है, तो वो मौका भी मत दो, तनिक भी असहमति का मौका नहीं, पूरी तरह आपको यस मैन बनना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इसमें सरकार किसी भी तरह कामयाब होने की संभावना आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि इस बिल में बहुत आसान नहीं है, इसको अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिकमेंड करने की बात अमित शाह जी ने की है। तो आप इस बिल में ये केवल डराने के लिए है या इसके पीछे ये भी इरादा है कि इसको कानूनी शक्ल किसी न किसी तरह दे ही दिया है? देखिए, मुझे बहुत पहले मैं एक बड़े वरिष्ठ बीजेपी के नेता से मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा, देखिए, हमने उनसे पूछा कि भाई 2014 के बाद से जो सरकार का काम करने का तौर तरीका है वो बिल्कुल बदला हुआ सा दिखाई पड़ रहा, बिल्कुल बदला हुआ सा दिखाई पड़ रहा। और इसमें किसी तरीके की कोई मुरव्वत दिखाई नहीं पड़ती है, इसमें किसी तरीके से दोस्ती का पुट नहीं दिखाई पड़ता है, इसमें कहीं किसी तरीके की कोई विनयशीलता दिखाई नहीं पड़ती, बल्कि एरोगेंस और अहंकार दिखाई पड़ता है। उनका, देखिए, आप इस सरकार के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, उन तीन आदमियों की जो सोच है उसको आपको समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी की सोच, अमित शाह की सोच और डोभाल साहब की सोच। इन तीनों की सोच ये है कि जो सरकार होती है वो दरअसल पावर से चलती है और उस पावर में नैतिकता का कोई स्थान नहीं, द पावर विदाउट मोरालिटी। और उनका कहना है कि ये जो पावर है इमोरल है और ये हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में देखती है, कि सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में देखती है। अगर आप उसको ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आएगी कि किस तरीके से अचानक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रोल बढ़ गया। आपको याद होगा शुरू में सीबीआई का रोल बहुत बड़ा था, लेकिन जब सीबीआई के कानून में एक छेद था, वो छेद क्या था? क्योंकि वो दिल्ली के लिए वो कानून बना था, इसलिए बाकी राज्यों में लागू होने के लिए जरूरी था कि वहां की सरकार उस सीबीआई को कंसेंट दे, किसी या वो उस मसले को सीबीआई को सौंपे। दोनों चीजें थी। तो अचानक क्या हुआ, जब सीबीआई की गतिविधियां बहुत बढ़ गई तो आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली। तब इनके सामने यह संकट आ गया कि अब सीबीआई का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब अचानक इन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को खड़ा करना शुरू कर दिया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो एक बुनियादी कानून था उसका भी पालन नहीं किया गया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी मामले को तब ले सकता है जब कोई पहले से ऑलरेडी कहीं एफआईआर दर्ज हो और फिर उसके आधार पे ईडीआई उसमें इंटर करती है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को लेकर करती है। यानी अगर पुलिस ने कहीं एफआईआर दर्ज कर ली है और उसमें कहीं कोई ऐसी बात निकल आ रही जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है तो फिर ईडी उसमें इंटर करती है। अब इन्होंने आए बाएं साए सारे मामलों में सब मामले अब ईडी के मामले हो गए और ईडी के मामलों की हालत ये हो गई कि आप सोचिए कि अभी 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक आदत से, एक पैटर्न सा बनता जा रहा है कि आप बिना किसी रेफरेंस के एलिगेशन लगा देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है 5 अगस्त की। उसके बाद दूसरे दिन 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी आती है, बोला यू आर बिहेविंग लाइक अ क्रुक और आप कानून के दायरे से बाहर काम कर रहे हैं जबकि आपको कानून में काम करना पड़ेगा।
तो अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतनी पावरफुल हो गई है कि किसी के घर अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का फोन आ जाए किसी नेता के घर में, तो फिर उसके लिए ये तय हो जाता है कि अगले 2 साल तक उसको छुट्टी नहीं मिलने वाली। तो जब जिस सरकार का ये स्वरूप हो, अभी आपको एक बार और आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो दिल्ली सरकार के मंत्री थे जैन, उनका दोस्त लंबे समय तक जेल में रहे, और आज की तारीख में कोर्ट ने कह दिया कि तो क्लोजर रिपोर्ट, इसमें तो कुछ सबूत ही नहीं। आज भी इंडियन एक्सप्रेस में बॉटम में एक बड़ी खबर छपी है जिसमें कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार, उनके बारे में भी अभी जानकारी मिली कि 2 साल के बाद भी, 2 साल नहीं बल्कि 11 साल के बाद अब सीबीआई ये कह रही है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं मिल रही है, और जिस लॉकर को लेकर पूरा केस बनाया गया था वो उस लॉकर के बारे में जानकारी देने को तैयार नहीं। तो ये जो पूरा माहौल बना हुआ है, इस माहौल में जब कोई सरकार ऐसा कानून लेकर आती है तो निश्चित तौर पर उसकी मंशा पर शक होता है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई गुरेज नहीं, कोई संकोच नहीं है कि ये कानून लाया ही इसीलिए गया है ताकि विपक्षियों को भी डराया जा सके, अपनी पार्टी के लोगों को भी डराया जा सके, अपने जो सहयोगी उनको भी डराया जा सके, और सबको संदेश चला जाए कि अगर कोई भी बगावत करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास ये कानून है, हम आपको गिरफ्तार करेंगे, 30 दिन जेल के अंदर रखेंगे, उसके बाद आप बर्खास्त, और उसके बाद आप खुश से रहिए, अपनी जो राजनीतिक में जो करना चाहते हैं करिए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ऐसी ही कानूनों की वजह से ही जो है वो पुलिस स्टेट में चीजें कन्वर्ट होती है। आप सोचिए, मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को आपने उठाकर अरेस्ट कर लिया, आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, 6-6 महीने तक उनको बेल नहीं मिली। मतलब कैन यू इमेजिन समथिंग लाइक दिस? जस्ट इमेजिन। और हेमंत सोरेन जब गिरफ्तार किए गए थे उस समय झारखंड के ही नहीं, देश के दूसरे और भी हलकों में जो अखबार छपते हैं उसमें कहानी एक छपी थी, और उसको एमएम के प्रवक्ताओं ने एक तरह से हाँ किया था। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि अडानी साहब उनकी सरकार से बहुत नाराज थे। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि जब जून या जुलाई के महीने में जब हेमंत सोरेन को बेल मिली, हाई कोर्ट से जब जमानत मिली, तो हाई कोर्ट ने वर्चुअली उनको एक्सोनरेट कर दिया। हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि जो 8 एकड़ जमीन का मसला है उसमें उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आप सोचिए, यानी सुप्रीम हाई कोर्ट ने बेल जमानत देते समय ही एक तरीके से उनको बाइज्जत बरी कर दिया। एग्जैक्टली यही घटना हुई थी जब संजय सिंह को हाई कोर्ट से जब जमानत, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फटकार लगाई थी और कहा था कि आप इनको जमानत के लिए तैयार होते हैं या मैं बताऊं, अगर मैंने कोई फैसला कर दिया तो पूरे केस पर असर डालेगा, क्योंकि वहां भी कोई सबूत नहीं था। तो बिना सबूतों के आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उठा लेते हैं, बिना सबूतों के आप जो है वो मुख्यमंत्री को उठा लेते हैं, और उसके बाद मीडिया चूंकि आपके साथ है तो उसकी छवि को आप तार तार कर देते हैं, और वो आदमी बेचारा अपने आप को कहीं डिफेंड नहीं कर सकता। और अगर मजबूत आदमी ना हो, अगर हेमंत सोरेन मजबूत नहीं होते तो पार्टी टूट जाती। देखिए, जिसको मुख्यमंत्री बनाया था अंत में उसने तो पार्टी छोड़ दी, जो शख्स बना था पार्टी छोड़ दी उसने, और जब कितने वरिष्ठ लोग थे। तो ये पूरी कोशिश है विपक्ष को पूरी तरीके से धराशाही करने की और सारी सत्ता को अपने हाथ में सेंट्रलाइज करने की, कंट्रोल करने की। बिल्कुल। आखिर में अभी मैं देख रहा था कि जस्टिस हरीश खन्ना जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उन्होंने जो अपनी बात कही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की है, जिसमें की बात की पड़ताल हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून है के बारे के क्या इम्प्लीकेशंस है। तो बाकायदे संसदीय समिति के समक्ष सारे लोग अपना पिटीशन दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो इतना सारा अधिकार जो आप इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को अतिरिक्त अधिकार मिल जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन में, अगर ये कानून लागू हो गया तो जहां चाहे, जिस असेंबली को चाहे, इलेक्शन कमीशन बगैर किसी प्रावधान के, संवैधानिक जो मूल संवैधानिक प्रावधान है उसके बगैर वो भंग कर सकता है। तो इस पर जस्टिस हरीश खन्ना जैसे व्यक्ति ने भी, जो माना जाता है कि एक लिबरल जज हैं, कोई बहुत उनके बारे में रेडिकल या बहुत अलग हट करके, लीग से हट करके बड़ी बात कहने वाले जज के रूप में उनकी मान्यता नहीं है, जैसे उनके ताऊ साहब की थी एक जमाने में। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो इतने ऑटोक्रेटिक, इतने तानाशाही ढंग के
तौर तरीके सरकार अपना रही है और विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, विपक्ष इल्जाम लगा रहा है। तो आखिर लोकतंत्र का भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या ये हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और एक दूसरा दूर का थोड़ा पड़ोसी रूस की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो बात आप कह रहे हैं, जो सवाल आप उठा रहे हैं, वो सवाल बड़े गंभीर सवाल है और दरअसल इशारे भी उसी तरफ है कि हमको कहीं ना कहीं उसी दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही कि जो भी जहां कहीं भी, अभी आप देखिए वायर का एग्जांपल आप देख लीजिए। वायर के संपादक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई और एक और केस उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया। तो ये क्या दर्शाता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं है, आपको हाई कोर्ट की परवाह नहीं है, आपको किसी की परवाह नहीं। मतलब पूरी तरीके से इतना एरोगेंस, इतना अहंकार, मतलब आप, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन अब तो लगता है करना पड़ेगा, बेशर्मी। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक उस मामले में कोई वायर के संपादक कोई अपराधी नहीं है, दुर्दांत अपराधी नहीं, कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये कि हाउ डेयर यू, आप जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट होगा, मुझे तो इनको सजा देनी और मैं इनको सजा देकर रहूंगा। ये जो एरोगेंस है, ये जो तैयारी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही में ही होती है, ये अधिनायकवाद में ही होता है, ये रशिया में ऐसा ही होता। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी जब इमरजेंसी लग जाती थी तब भी जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के बीच बातचीत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। और जब चुनाव हार गई तो जेपी जो है वो इंदिरा गांधी से मिलने गए थे और उन्होंने जो व्यक्तिगत चिट्ठियां जो नेहरू जी ने उनको लिखी थी, जो प्रभावती जी के पास थी, वो चिट्ठी उन्होंने बाकायदा इंदिरा गांधी को दी और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि ये चिट्ठियां किसी दूसरे के हाथ में आए क्योंकि वो उसका दुरुपयोग कर सकते। ये हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस था सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच का, एक मर्यादा थी। इस समय मर्यादाओं को पूरी तरीके से तार कर दिया गया, एकदम खत्म कर दिया, कोई मर्यादा बची ही नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब चीजें कहीं 1972-73 वाली तो नहीं पैदा हो रही है इस देश के अंदर, कहीं वो, क्योंकि एक बेचैनी अब मैं देख रहा हूं लोगों के अंदर, वो चाहे एसआईआर को लेकर हो, चाहे वोट चोरी को लेकर हो, चाहे सरकार के रवैये को लेकर हो, चाहे वो बीजेपी के एरोगेंस के लेकर हो, तो वो, और ये अब बेचैनी में खुद संघ परिवार के अंदर भी देख रहा हूं। संघ परिवार को भी लगने लगा है कि जिस तरीके का अकूत ताकत इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, ये उनकी पार्टी और संघ की विचारधारा के लिए भी ठीक नहीं है। इसीलिए आप देख लीजिए कि अगर लोगों ने इसको पता नहीं गौर किया या गौर नहीं किया कि सीपी राधाकृष्णन का जो चयन हुआ है, ये पूरी तरीके से आरएसएस का चयन है, ये मोदी शाह का चयन नहीं है, क्योंकि वो तो अपने जैसे लोगों को लेकर, जो तो धनखड़ जैसे लोगों को लेके आते। तो अब जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि भाई एक अच्छे आदमी है, गलत पार्टी में है, जो वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता था, और वैसे आदमी को जब अगर वो आदमी इनकी पसंद तो नहीं हो सकती, इसके बारे में तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो और पिछले 1.5 साल से आप लगातार देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी अपना पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति अंदर भी धीरे धीरे बनती हुई दिखाई पड़ रही है मुझे। अब वो क्या स्वरूप लेती मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इस बात को लेके अब कोई संशय नहीं है कि स्थितियां किसी निर्णायक मोड़ की तरफ तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वो कभी भी बहुत विस्फोटक स्वरूप ले सकता है और कभी भी इस देश के अंदर कुछ ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ सकती जिसके बारे में हमने नहीं सोचा था। धन्यवाद आशुतोष जी। मुझे लगता है कि आप जो भी कह रहे हैं वो, ये जो मूव है सरकार का, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत ही ऑब्जेक्टिव ढंग से व्याख्यायित करता है। और मैं आपसे सहमत हूं कि एक तरफ ये डराने का अभियान है और दूसरी तरफ डराने के अलावा लोगों को एक तरह से भटकाने का भी है, कि लोग असल मुद्दों से भटक जाएं, दूसरे मुद्दों पर वो टिके रहें, और तीसरी तरफ उन लोगों को भी जो सत्ता में उनका समर्थन दे रहे हैं, उनको भी बताने के लिए कि भाई औकात में रहो, कभी इधर उधर मत देखो। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है लोकतंत्र के लिए। रास्ता कैसे लोकतंत्र खोजता है अपने को बचाने का, ये देखना है, और जनता कैसे उसका साथ देती है जनतंत्र का, ये भी देखना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से दोस्तों आपको कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। हमारे कार्यक्रम को आप देखते हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र मीडिया की ताकत को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।